So hello everyone. Today we are starting our part number 2 of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो पार्ट किए थे. द फर्स्ट वन इज गिल्वेनिक सेल, जिसको हमने डेनियल सेल के नाम से भी रिप्रेजेंट किया था. एंड द सेकेंड पार्ट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. तो हमने प्रीवियस पार्ट में यहां पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी क्या होती हैं? इंटरकन्वर्टिबल होती हैं. तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो 1 मार्क्स में हमारे पास डेफिनेशन आने का चांस है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. अब हमें क्या करनी है? जैसे गैल्वेनिक को रीड किया था हमने, उसी तरीके से कुछ टर्म्स यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वन बाय वन. तो स्टार्ट करते हैं. So the first term is about the conductance of electrolytic solution. हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रही है, पर अब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करते हुए कंडक्टेंस, अब ये जो वर्ड है कंडक्टेंस, तो आपने जो वर्ड पढ़ा होगा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रोकता है. कंडक्टेंस क्या होगा? जो करंट को आगे मूव करवाएगा. तो हमें इन्हीं टर्म्स को यहाँ पर रीड करना है. सो वी नो दैट मैथमेटिकली, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं. हम पहले क्या बात करेंगे? मैथमेटिकली जो आपका रेजिस्टेंस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा. सो इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो यहां पर मेरी दो टर्म्स आ चुकी हैं, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो दो इक्वेशंस बनने के बाद अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों को रिलेट करूंगी. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका रेजिस्टेंस होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए. हम इतना पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है? हमें पहुंचना है कंडक्टेंस तक, जो क्या है? रेजिस्टेंस का अपोजिट. तो मैथमेटिकली मैंने 1 बाय 1 स्टेप्स यहां पर किए हैं. इस पॉइंट तक मैं पहुंच चुकी हूं. इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम सॉल्व करते हैं. हाँ जी, तो अब क्या था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए. तो जब मैंने क्या करना है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है. यहां पर क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. एंड दैट कांस्टेंट इज रो. रो मीन्स कि ये क्या होता है आपका? इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और वी कैन सी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं, या फिर किसका नाम देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं. तो ये रेजिस्टिविटी है. अब इसके अपोजिट टर्म क्या होगी? रो के अपोजिट टर्म क्या होगी? की इज योर कंडक्टिविटी. की क्या होगी? आपकी कंडक्टिविटी. बट मुझे तो क्या करना था? कहां तक पहुंचना था? कंडक्टेंस तक. तो कंडक्टेंस को यहां पर मैं डिफाइन कर देती हूँ. कंडक्टेंस इज योर जी. जी क्या होता है आपका? कंडक्टेंस होता है. सो कंडक्टेंस को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन में आर, रेजिस्टेंस का अपोजिट. तो एक बार दोबारा देखते हैं. यहां पर मेरे पास 4 टर्म्स इंक्लूडेड हैं: रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आते हैं? सबसे पहले तो मुझे इनके सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन से टर्म को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा. आफ्टर दैट हम पहुंचेंगे इसकी एसआई यूनिट के ऊपर. रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? कंडक्टिविटी की क्या है?
और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो एक बार दोबारा फिर इसको रिवाइज करते हैं और अपने टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ये क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो दोनों को कंबाइन करके हमने बना दी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद जी हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया रेजिस्टिविटी को। अब आपकी जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होगी? आप क्या करेंगे? आर ए अपॉन में एल में इसकी क्या बनेगी? ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, दैट इज इक्वल टू ओम मीटर। तो ये किसकी इक्वल आएगी? ओम मीटर के इक्वल आएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट। उसके बाद आगे चलते हैं। ये अगर ओम मीटर है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। और हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा कंडक्टेंस है, मेनली हमें कहां पहुंचना था? कंडक्टेंस तक पहुंचना था। कंडक्टेंस J इक्वल टू 1 अपॉन में R। इसकी क्या रहेगी यूनिट? इसकी यूनिट रहेगी फाइमन। इसकी क्या यूनिट रहने वाली है? फाइमन यूनिट रहने वाली है। और हम क्या कह सकते हैं? पर ओम। क्या कहेंगे हम? पर ओम। तो चारों यूनिट्स को, चारों टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया और उसकी क्या करनी है? हमें एसआई यूनिट करनी है। तो यहां तक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टर्म तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने मैथमेटिकली देखा, उसी चीज को मैं क्या लेकर आऊंगी? थ्योरेटिकली। हमने ये पढ़ा, अब इसी चीज को थ्योरेटिकली लिखना है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? द फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा आप कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखिए रेजिस्टेंस और एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। द थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल। आपकी मटेरियल की क्या नेचर है? वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर भी गुड कंडक्टर है। तो इस तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर। द फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कि कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर के भी ये क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि आप सीबीएसई एग्जाम की बात करें, जो हमारे आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 16 क्वेश्चन में से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन से फैक्टर के ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। नोट की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं अब हम। द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये तो हमने बात की थी कंडक्टर की। कंडक्टर यानी कि हमारा सॉलिड स्टेट में था, यही एज्यूम किया जाता है। बट अब कौन कौन से फैक्टर किसको अफेक्ट करेंगे? आयनिक सॉल्यूशन को। आयनिक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फैक्टर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को अफेक्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे राइट करते हैं। द फर्स्ट वन इज
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स added. The first one is nature of electrolyte added, कि हमने इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का ऐड किया है. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इजीली डिसोशिएट नहीं होगा. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है. द सेकंड पॉइंट इज साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, कि हमारे आयन उनका साइज क्या है. बिकॉज हमें पता है अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज है तो वहां पे क्या आ जाएगी, हिंड्रेंस आ जाएगी. तो वो भी फैक्टर्स मुझे ध्यान रखने हैं कि साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस. उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नेचर की बात की जाए, या फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से भी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन मेरा कितना गाढ़ा है. जैसे कि पानी की बात करें, पानी बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द हनी, शहद की बात करते हैं, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा. और यहाँ पे चार्ज का फ्लो अगर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम प्रोड्यूस होने वाली है. तो यहाँ पर ये पॉइंट्स खत्म होते हैं. आप यहाँ पे और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. फोर्थ, concentration of electrolyte, and fifth is temperature. देखिए वैसे तो 2 मार्क्स में आता है तो 3 और 4 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, दैट इज इनफ. बट हमारे पास जब एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास ये 5 के 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमें ये कंप्लीट ही करना है. उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, आपकी एक टर्म आती है फेल कांस्टेंट. बहुत रेंडमली क्वेश्चन पुट किया जाता है कि फेल कांस्टेंट क्या होता है. तो देखिए जो हमारा जी लेटर था, जी लेटर किसको रिप्रेजेंट करता था, कंडक्टेंस को. जी स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेल कांस्टेंट को. अब फेल कांस्टेंट के बारे में मुझे नहीं पता, तो पुराने हम टर्म्स को रिकॉल करते हैं. रिकॉल करने पर मुझे ये बात समझ आई कि आर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए. तो हाँ जी, जो हमारी यही टर्म थी ना, एल अपॉन में ए, ये किसके इक्वल होगी, जी स्टार के इक्वल होगी. इट इज फेल कांस्टेंट. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर to the area of cross section of the conductor. लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा आपका, जी स्टार होगा, दैट इज फेल कांस्टेंट. और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो मुझे बहुत ही क्लियर पता चल रहा है यूनिट क्या रहेगी इसकी, पर मीटर रहेगी, एसआई यूनिट. और अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या रहेगी, पर सेंटीमीटर रहेगी. तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी एग्जाम. इसके बाद जी हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो एग्जाम में 101% जरूर देखने को मिलता है. दैट इज अबाउट द कंडक्टिविटी. देखिए अब मैंने कंडक्टेंस को डिफाइन कर लिया, अब नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, कंडक्टिविटी. क्योंकि 10th लेवल पे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर चुके थे, हमें मेन यहाँ पर क्या करना है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को करना था. तो कंडक्टेंस को भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट अबाउट द कंडक्टिविटी. ओके, तो क्या बोला गया है, कंडक्टिविटी की क्या वेरिएशन रहेगी, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ. तो देखिएगा ये जो दो टर्म्स है आपकी, dilution and concentration, these are the opposite term. ये कैसे टर्म है आपके पास, बिल्कुल ही अपोजिट टर्म्स है. मीन्स की डाइल्यूशन को इंक्रीज करना, डाइल्यूशन को इंक्रीज मत करना, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है. तो हमें क्या करना है, इनके वेरिएशन को ही डिस्कस करना है यहाँ पे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मैं एक लाइन लिखूंगी यहाँ पर जिससे मुझे काफी बातें क्लियर हो जाएंगी.
इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, डाइल्यूशन इन कंसंट्रेशन तो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, यहां पर मेन पॉइंट नोट करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑलवेज डिक्रीज विद डाइल्यूशन। देखिए मैंने क्या पॉइंट लिखा कि किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है डाइल्यूशन, यानी मैंने क्या किया, पानी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया। सो एज यू नो, आप कोई भी शेक की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंगो शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक है, पपाया शेक है, कुछ भी है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, पानी के अमाउंट को बहुत ज्यादा डाल देते हैं। तो जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, पानी के अमाउंट को बहुत ज्यादा डाल दिया, तो उस टाइम पे पल्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही केस यहां पर है, कंडक्टिविटी क्या हो रही है सॉल्यूशन की, डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा फॉर 2 मार्क्स कि ऐसा क्यों होता है। द आंसर इज बिकॉज नंबर ऑफ आयन per unit volume decreases with dilution। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब की मान लीजिए बात की है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए डाइल्यूशन के साथ। दैट इज योर कॉन्सेप्ट कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने पे क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं यानी कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। जिस टर्म में आपसे पूछा जाएगा आप उस टर्म में इस चीज को डिफाइन कर दीजिएगा, पर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 101% सीबीएसई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक टर्म थी हमारे पास कंडक्टिविटी, इसको स्क्रीनशॉट लेके अब आगे की तरफ चलते हैं। The next term is about the molar conductivity। देखिएगा नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखनी है। एक ही बात है, कंसंट्रेशन है, डाइल्यूशन। मैं आपको एक टर्म में बताऊंगी, दूसरा क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर लाइन लिखते हैं। अब पिछला हमने किसके टर्म में डिस्कस किया, डाइल्यूशन के टर्म में डिस्कस किया, तो ये भी डाइल्यूशन के टर्म में ही करते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपसे अगर कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो आप उसका अपोजिट कर दीजिएगा, लिखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। देखिए भाई, वहां तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ घट रही है, बट यहां क्या कह रहे हैं, डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है। अब आप कहेंगे क्या रीजन है, वहां एक जगह तो बढ़ रही है, एक जगह घट रही है, बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, डिफरेंस क्या है वो देखिए। यहां किसकी बात की जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी, यानी जस्ट मुझे ज्यूम करना है 1 मोल की बात करनी है, ज्यादा बात ही नहीं करनी। जस्ट मुझे क्या करना है, 1 मोल के बारे में बात करनी होगी कि 1 मोल को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डाइल्यूशन के साथ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब एक और टर्म हमारी यहां पर आएगी, देखिएगा, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, जब मैंने कहा इंक्रीज विद डाइल्यूशन, यहां लिख देते हैं डिक्रीज विद कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो देखिए, मैंने अभी एक बात कही आपको, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को यहां से डिक्रीज कर रही हूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम।
ये बात समझ आ गई, कॉन्सेंट्रेशन घट गई तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो हमें बात करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो इट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी of the solution when concentration approaches 0। क्या करना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0 को अप्रोच कर गई, कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी को हमें डिफाइन करना था। देखिए जैसे कहा कि कॉन्सेंट्रेशन घट रही है यानी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हमें क्या करना है, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक लिमिट तक की बढ़ेगी ना। तो लिमिट को क्या बोला गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर चुकी है, 0 को अप्रोच कर चुकी है, तो हमें इसे कैसे डिफाइन करना है, वो लैम्डा एम था, ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम नॉट। तो फिर बीएससी एग्जाम में यहाँ से ये डेफिनेशन बहुत रेंडमली पूछी जाती है 1 मार्क्स में, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में आएंगे ही 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर कि इस वाले टर्म्स को हम न्यूमेरिकल में कैसे क्लियर करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ ग्राफ आएगा आपके पास। ग्राफ क्या है देखिएगा, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया मोलर कंडक्टिविटी का, उसी के रिगार्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर y एक्सिस पे मैं ले रही हूं मोलर कंडक्टिविटी, ये है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है रूट फी है, तो मैंने यहां पर क्या लेना है मोल पर लीटर, इस तरीके से हाफ। अब क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या रहता है। तो हमें यहां पर देखिएगा 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो बहुत इजीली डिसोशिएट हो रहा है। द सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो डिसोशिएट इजीली नहीं होता। तो यहां पर हम कर्व बनाएंगे, देखिएगा एक कर्व तो कुछ इस तरीके से आएगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, और एक कर्व हमारी क्या आएगी इस तरीके से आएगी। मीन्स की मुझे क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। अब ये भी आया तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या दे रहा है, नेगेटिव स्लोप दे रहा है। तो ये बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ये बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है और आता भी है हमारे सीबीएसई एग्जाम में। तो 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन रहता है, या तो कहता है ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, वरना जो अब का पैटर्न है 2022, 23 और 24 जो हमारे अब मेंस के 2025 में एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास एक ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ में बोला जाएगा कि बताओ सॉल्यूशन की नेचर क्या है, बताइए इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, क्योंकि दोनों के लिए हमारी कर्व क्या है, डिफरेंट हैं। तो आपको एक ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना है। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है जो कंसंट्रेशन के साथ ही दिया हुआ है। बाय चांस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए डाइल्यूशन के साथ आ जाए तो डाइल्यूशन के साथ क्या जाएगा, पॉजिटिव स्लोप जाएगा, बिकॉज मुझे पता है ना दोनों टर्म्स क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट है। हाँ जी, तो उसके बाद बात की जाती है कोलराउफ लॉ। कोलराउफ था एक साइंटिस्ट का नेम, कोलराउफ क्या था, एक साइंटिस्ट का नेम था, और ये क्या करता है, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिफाइन करता है। तो पहला 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, वीक के लिए था, या दोनों के लिए था, या किसी के लिए नहीं था। सो इट इज ओनली फॉर द
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के नाम पे भी जानते हैं। किस नाम पे जानते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, यानी कि एक ऐसा लॉ जहां पे इंडिपेंडेंट आयंस जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। और माइग्रेट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। वही कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? देखिएगा, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूं। देखिए, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है NaCl के लिए, वो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। यानी कैसे डिफाइन किया गया है कि कंप्लीट, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, ये इलेक्ट्रोलाइट है, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? सम ऑफ इंडिविजुअल कटायंस एंड अनायंस। तो इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। उसके बाद जी हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की। तो फॉर्मूलेस यहां पर क्या क्या डिस्कस किए जाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूं अल्फा की। अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस पोर्शन पे ना, जैसे कल हमने किया था नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन में हमारे पास न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस रहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। बट जो आज कर रहे हैं द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास रहता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो हमने बात की अल्फा की। अल्फा इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां हमने सिंपल ली और यहां क्या ली है? लिमिटिंग ली है। तो हम इसका फॉर्मूला यहां पर नोट कर लेंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज की अल्फा। की क्या? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को देखिएगा किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू फी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। मीन्स सी आपकी कंसंट्रेशन और अल्फा क्या आएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आया भी तो, क्योंकि सीबीएसई का थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो हर साल चेंज रहता है, अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल आता भी है तो बिल्कुल सिंपल आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी, ये वैल्यू दे दी जाएगी। आपको क्या करना है? जस्ट डिवाइड ही तो करना होगा। तो कोई ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन आने के बहुत ज्यादा चांस है। एंड बार बार कह रही हूँ, ग्राफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी बात की जाती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। तो हमने स्टार्टिंग में यही तो कहा, इलेक्ट्रिकल को किसमें करना है? केमिकल में। तो यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैराडे लॉ। फैराडे था एक साइंटिस्ट का नेम जिसने क्या किए थे? इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ दिए थे। तो 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ बताइए, सेकेंड लॉ बताइए। तो फर्स्ट लॉ सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका क्या कहता है? अमाउंट ऑफ chemical reaction that occurs in, या occurs at लिख सकते हैं, occurs at any electrode is directly proportional to the
किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कि कितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मुझे क्या कहता है? अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट occurs एट एनी इलेक्ट्रोड। कल हमने बनाया था इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की स्ट्रिप जो डिप की गई थी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और वहां पे हम क्या करा रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे थे। तो उसी इलेक्ट्रोड की बात की गई है कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास के इक्वल रहेगी। तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। यहां पर हम मेंशन करते हैं पहले सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लिखिएगा, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस liberated by same quantity of electricity is directly proportional to their equivalent weight। देखिएगा क्या कह रहा है ये, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड। जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेट होंगे उसकी अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो आइए रिएक्शन के ऊपर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिएगा Eg पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ? Eg में कन्वर्ट हुआ। कब हुआ? जब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब क्या हो चुका है? ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल आ चुका है। मीन्स कि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट है। और कल भी हमने यानी लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो दैट इज द 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, आपको बस पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो किसके इक्वल रहेगा? उतने फैराडे के इक्वल। जैसे कि बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, दैट इज इक्वल टू 3f, यानी 3 × 96500 कूलम। ये 1 फैराडे की आपके पास वैल्यू रहती है। उसके बाद जी नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, आपको यहां पर करना है। देखिएगा गिवन क्या क्या है। एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है 10 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं यहां लिख लेती हूँ गिवन, क्या क्या चीजें गिवन है। टाइम कितना है? 600 सेकेंड। करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। क्या बताना है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। वही कॉन्सेप्ट आया। कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 फैराडे हुआ। तो आइए इसे प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन लिखूंगी मैं यहां पर, इस तरीके से। अब आपके यहाँ पे 2 फैराडे है, यानी कि क्या होना चाहिए? अब क्या निकालना है मुझे? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 4900 कूलम, क्योंकि मुझे क्या करना है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यहां मेंशन कर लीजिएगा 4900 कूलम। ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो कभी कभार एज इट इज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एनसीईआरटी के। 4900 कूलम हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो कॉपर है, कॉपर का मास कितना रहता है? 63 इंटू में 900 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके बाद बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं सेल और बैटरी की, जिसके रेंडमली एनसीईआरटी की रिएक्शन आपको लर्न करनी है, उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।